एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिकम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकम्बिनेशन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है वो हमें देखने को मिलता है मेयोसिस 1 में। मेयोसिस 1 एंड 2 दो फेजेस होते हैं एंड मेयोसिस 1 में हमें देखने को मिलेगा रिकम्बिनेशन। इस केस में क्या हो रहा है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम सिनाप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके बाद दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। अगर इस पर्टिकुलर फिगर में आप नोटिस करें तो यहाँ पे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और यहाँ पे देखिए दो जीन के बारे में बात किया गया है, जीन ए एंड जीन बी। जीन ए में आपको कोई रिकम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे पेरेंटल केस में था उसी तरह से यहाँ पे भी आफ्टर रिकम्बिनेशन ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जीन बी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में रिकम्बिनेशन देखने को मिलेगा या आफ्टर क्रॉसिंग ओवर कुछ जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर सेकेंड होम क्रोमोसोम के पास जो जेनेटिक मटेरियल था या फिर जो बी जीन था वो अभी फर्स्ट क्रोमोसोम के पास आ गया है और यहाँ पे जो कैपिटल बी का जीन प्रेजेंट हुआ करता था ये आ गया है इस नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के पास। सो ये मेयोसिस 1 के बाद मेयोसिस 2 ऑपरेट होगा एंड मेयोसिस 2 के बाद हमें देखने को मिलेगा 4 गैमेट। सो ये जो 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा, हम इसमें एक बार कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सो कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा, अब मान लीजिए सबसे पहले मेयोसिस 1 होगा और मेयोसिस 1 जब होगा तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो दोनों सेल में हाफ हाफ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल का फॉर्मेशन हो गया और मान लीजिए ये दूसरा सेल का फॉर्मेशन हो गया। यही दोनों सेल आगे चल के फर्दर 2 सेल में कन्वर्ट होंगे और फाइनली मेयोसिस के जो 4 सेल होते हैं वो बाहर आएगा। सो ये जो 4 सेल होते हैं, मैं इनका बस कॉम्बिनेशन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ये वाला जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है ये वाला एक सेल के अंदर आ गया या फिर एक गैमेट का फॉर्मेशन करने लगा तो उस गैमेट में हमें ए के साथ कैपिटल बी नज़र आएगा। उसी तरह से सेकेंड गैमेट जो कि सेकेंड नॉन सिस्टर या फिर जो क्रोमाटिड है वो अगर बनाया तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, थर्ड में हमें नज़र आएगा स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी एंड फोर्थ में हमें नज़र आएगा स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। इसी तरह से हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी के 4 गैमेट नज़र आएंगे। मतलब ईच गैमेट का जो फॉर्मेशन है उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4 या फिर 25% चांस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमने क्रोमोसोम कंसिडर किया था उसका जो कॉम्बिनेशन था वो था एक क्रोमोसोम में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी एंड दूसरे क्रोमोसोम में था स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पे जो 4 गैमेट फॉर्मेशन हुआ है इसमें बस 2 गैमेट ही ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली पेरेंटल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। इसका मतलब सिर्फ 50% ही गैमेट ऐसा हमें मिल रहे हैं जो कि एग्जैक्टली पेरेंटल दिख रहे हैं एंड बाकी 50% ऐसे गैमेट हमारे पास आए हैं जो कि रिकम्बाइन हुए हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब हमें 50% गैमेट पेरेंटल देखने को मिला एंड 50% गैमेट हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया है। नेक्स्ट, अगर आप बात करें गैमेट फॉर्मेशन की तो आप इसे मेंडल के दोनों क्रॉस से भी समझ सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पेरेंट कंसिडर किया गया है, एक है प्योर येलो एंड दूसरा है प्योर ग्रीन। प्योर येलो में हमने इसको डिनोट किया है कैपिटल वाई से एंड प्योर ग्रीन के लिए हमने यूज़ किया है स्मॉल वाई। तो ये जो प्योर येलो पेरेंट है ये एक तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल वाई एंड प्योर ग्रीन स्मॉल वाई प्रोड्यूस करेगा एंड दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो F1 जनरेशन है वो आएगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई में जब सेल पोलिनेशन होगा इसके बाद फर्टिलाइजेशन के दौरान जो गैमेट का प्रोडक्शन होगा वो 2 तरह के गैमेट बनाएंगे, एक कैपिटल वाई बनेगा एंड दूसरा बन जाएगा स्मॉल वाई। अब यहाँ पे भी इस केस में भी अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आप बात करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ प्योर येलो कलर के सीड नज़र आएंगे F2 जनरेशन में और कुछ प्योर ग्रीन कलर के सीड आपको नज़र आएंगे। टोटल प्योर येलो कलर के जो सीड होंगे वो 25% होंगे एंड प्योर ग्रीन कलर के भी 25% होंगे एंड बीच में जो कुछ हाइब्रिड आपको नज़र आएगा वो जनरली 50% हाइब्रिड आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अगेन आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि जो पेरेंटल है वो अगेन 50% है एंड जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है अगेन ये भी 50% है।
उसी तरह से अगर गैमेट फॉर्मेशन के बारे में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी बात करें तो आप यहाँ पे भी ये सेम चीज़ नोटिस कर सकते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ईच गैमेट जो फॉर्मेशन हो रहा होता है उसका फॉर्मेशन होने का जो प्रोबेबिलिटी है, या ईच जीन को, ईच क्रोमाटिड एक गैमेट के अंदर जाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1/4 होता है। यहाँ पे भी हमने 2 सीड को कंसिडर किया है, एक तो राउंड एंड येलो सीड एंड दूसरा है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम जब कर रहे हैं हाइब्रिड का, यहाँ पे भी 4 तरह के गैमेट्स हमें नज़र आएंगे। उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ गैमेट 50% गैमेट ऐसे मिलेंगे जो कि हमें पेरेंटल मिलेंगे एंड 50% गैमेट जो मिलेंगे वो न्यू कम्बिनेशन के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेरेंट था इसका गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y होगा एंड इसका जो गैमेट है स्मॉल r एंड स्मॉल y होगा। उसी तरह से जब F1 जनरेशन के गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है 1/4 गैमेट जो होगा वो कैपिटल R कैपिटल Y होगा, मतलब पेरेंटल होगा, एंड रेस्ट 1/4 जो है वो स्मॉल r एंड स्मॉल y होगा, मतलब अगेन पेरेंटल होगा। सो यहाँ पे 50% अगेन हमें पेरेंटल मिल रहा है और बाकी 50% गैमेट जो है वो हमें रिकम्बाइंड वाला मिल रहा है। नेक्स्ट एक और इवेंट के बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इवेंट है ये मेंडल के सेकेंड लॉ से आता है, और ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये कहना ही चाह रहा है कि जो भी क्रोमोसोम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उनमें जो जीन प्रेजेंट होता है, ये जीन जब गैमेट प्रोड्यूस कर रहा होगा तो यहाँ पे मान लीजिए 2 जीन प्रेजेंट है, तो एक किस तरह से कंबाइन होगा, किस तरह से जाएगा एक गैमेट के अंदर, वो बी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइड में ये चीज़ नोटिस किया कि 50% यहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन मिलता है एंड 50% यहाँ पे हमें न्यू कम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसको समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर फिगर का हेल्प लेंगे। सबसे पहले देखिए ये एक सेल है और इस सेल के अंदर आपको 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे होंगे। ईच क्रोमोसोम के अंदर एक एक जीन हमें देखने को मिल रहा है। एक क्रोमोसोम में कैपिटल A जीन है और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसी का होमोलोगस पेयर जिसमें कि स्मॉल a एलील प्रेजेंट है। उसी तरह से एक और होमोलोगस पेयर हम लोग लिए हैं जिसके पास कि एक के पास कैपिटल B एलील है एंड दूसरे के पास स्मॉल b एलील है। जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है इसके पास एक और सिस्टर क्रोमाटिड फॉर्म हो जाते हैं एंड उसके बाद 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं मेटाफेज के टाइम पे। किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं देखिए, आइदर इस तरह का हो सकता है कि ये जो कैपिटल A एंड कैपिटल B दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो आइदर दोनों ही गैमेट में जा सकते हैं, ओके। और हो सकता है क्या कि कैपिटल A स्मॉल a एंड स्मॉल b जो है एग्जैक्टली ये 2 गैमेट में चले जाएंगे, ये पॉसिबल कंडीशन है। एंड दूसरा पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हमें मिला था कैपिटल A के साथ स्मॉल b जा सकता है एंड स्मॉल a के साथ कैपिटल B भी जा सकता है, ये भी पॉसिबल कंडीशन है। तो पहला वाला कंडीशन जो हमने नोटिस किया, कैपिटल A के साथ कैपिटल B जा रहा है एंड स्मॉल a के साथ स्मॉल b जा रहा है, जो कि एग्जैक्टली पेरेंटल कम्बिनेशन था। तो यहाँ पे कुछ गैमेट ऐसे मिल जाएंगे 25% ईच, एंड उसके बाद कैपिटल A के साथ स्मॉल b एंड स्मॉल a के साथ कैपिटल B का जाना, ये भी हमें मिल सकता है 25% ईच। इसका मतलब कैपिटल A कैपिटल B के साथ जाएगा या फिर स्मॉल b के साथ जाएगा, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब ये कैपिटल A जो है कैपिटल B के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है कि कैपिटल B जहाँ जाएगा कैपिटल A भी वहाँ जाएगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कैपिटल A का या फिर स्मॉल a का कोई भी जीन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर। ये थ्योरी यही कहता है कि स्मॉल a हो, कैपिटल B हो या स्मॉल b हो, ये अपने आप ही मूव करते रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, और यही होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर हम लिंकेज के बारे में बात करें तो लिंकेज क्या होता है, डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी होते हैं जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे के। मतलब लिंकेज को आप मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन कैसे है यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस केस में आप लोग 2 चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम कुछ जीन ऐसे हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम में नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लिया गया है, दोनों के होमोलोगस पेयर लिए गए हैं और कुछ गैमेट्स बनाए गए हैं।
और इस केस में भी लिया गया है सेम क्रोमोसोम के अंदर 2 जीन। मतलब हम 2 जीन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला केस ऐसा है कि 2 जीन अब पहली केस में अलग अलग क्रोमोसोम के प्रेजेंट थे, और सेकंड केस में 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर प्रेजेंट है। तो दोनों ही केस में क्या होता है देख लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, आइदर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ मूव कर सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ मूव कर सकता है। तो इस तरह से करके हमें 4 गैमेट मिलेंगे, ईच 25% आने का चांसेस है। उसी तरह से अगर सेम क्रोमोसोम के अंदर भी 2 जीन को हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे भी सेम इवेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ये कैपिटल ए और स्मॉल बी विदाउट रिकम्बिनेशन ही आ जाए, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी अगर विदाउट रिकम्बिनेशन आया तो डेफिनेटली स्मॉल ए एंड स्मॉल बी भी विदाउट रिकम्बिनेशन आएगा, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम हैं तो इनमें हो सकता है रिकम्बिनेशन हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, और मान लीजिए कैपिटल बी वाला जो जीन है उसमें रिकम्बिनेशन हुआ और यहाँ पे स्मॉल बी आ गया और यहाँ पे आ गया कैपिटल बी। ये रिकम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ पे हमें 25% ईच क्या मिल जाएगा, हमें अलग वैरायटी के मिल जाएगा या रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर 2 जीन 2 अलग अलग क्रोमोसोम में हो या फिर 2 जीन सेम क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो, दोनों का जो सेपरेशन होने का चीज़ है या फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट जब हो रहे हैं तो सेम फेनोमेनन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर लिंकेज के बारे में बात करें तो लिंकेज कहाँ होता है अभी बात करते हैं। जब 2 जीन काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं कि उनमें रिकम्बिनेशन नहीं हो पाता, जैसे कि हमने ये देखा था कि मेयोसिस 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि बहुत पास होते हैं और उन दोनों में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है, और वैसे जीन को हम लोग क्या बोल देते हैं, लिंक्ड जीन बोल देते हैं। और वो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी नहीं हो पाते क्योंकि जहाँ जाएंगे वो दोनों साथ ही जाएंगे। तो फिर नॉन लिंक्ड जीन कौन है? नॉन लिंक्ड जीन वो हो सकते हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। एंड वो जीन हो सकते हैं जो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो और ये दोनों इंडिपेंडेंटली क्रॉसिंग ओवर भी कर सकें, तब जाके ये हमें नॉन लिंक्ड जीन कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। 2 तरह के लिंकेज हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड टाइप होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। सो कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है कि 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे बहुत पास आ जाते हैं एंड ये कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। कभी भी ये जीन अगर सेपरेट नहीं हुए तो इनको हम नाम दे देते हैं कंप्लीट लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है और यहाँ पे 2 जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इसमें मान लीजिए कभी भी रिकम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। सो ये पर्टिकुलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो भी गैमेट बनाएगा ये सेम क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा और वही सेम क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा, और यहाँ पे जो जीन का कम्बिनेशन है हमेशा कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी ही रहेगा। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कंप्लीट लिंकेज। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, ये दोनों जीन जो होते हैं वो थोड़ी दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। हालांकि हमेशा यहाँ पे रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा, ये बार बार क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का आना और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी का आना, मतलब जो रिकम्बिनेंट का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चांस होगा, बहुत कम चांसेस होता है। हो सकता है 2%, 3%, किसी में 20% तक भी हो सकता है, ओके। इसी को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर आपको बोथ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन एज यूजुअल यहाँ पे आपको पेरेंटल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, 80 to 90% मिल जाएगा। एंड जो लिंकेज है या फिर जो रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट है आपको ये काफ़ी कम नंबर में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज को। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे 2 जीन के बारे में बात किए हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है एंड दूसरा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट लिंकेज का। कंप्लीट लिंकेज में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 जीन काफ़ी ज़्यादा पास रहते हैं, जिसके वजह से कि एग्जैक्टली सेम कम्बिनेशन ही आपको F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में देखने को मिलेगा, जैसा कि पेरेंटल जनरेशन में था। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्गेनिज्म हमने लिया है, एक का है ब्लैक बॉडी और पर्पल आई एंड दूसरा है ग्रे बॉडी एंड रेड आई। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं कैपिटल R एंड स्मॉल g, ये दोनों काफ़ी पास प्रेजेंट हैं, जिसके वजह से कि यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज हो रहा है और फाइनली F1 जनरेशन में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो एग्जैक्टली पेरेंटल मिल रहे हैं, ग्रे बॉडी एंड रेड आई का जो कि पेरेंटल कम्बिनेशन था एंड यहाँ पे अगेन ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आई का देखने को मिल रहा है जो कि एग्जैक्ट पेरेंटल कम्बिनेशन है और ये दोनों 50-50 मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सेकंड केस के बारे में बात करें जो कि इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आई पेरेंट है और दूसरा पेरेंट है ग्रे बॉडी एंड रेड आई। यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा कि कुछ गैमेट ऐसे आपको नज़र आएंगे जो कि रिकम्बाइन किए होंगे और बहुत सारे गैमेट कैसे आएंगे जो कि एग्जैक्टली पेरेंटल नज़र आएंगे, जिसकी वजह से कि आपको 4 तरह के प्रोजेनी देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रोजेनी यहाँ पे आप देख सकते हैं 47% एंड 47%, ये दोनों आपको पेरेंटल कम्बिनेशन देखने को मिलेंगे एंड टोटल यहाँ पे देखिए 6% ही ऐसे पॉपुलेशन है जहाँ पे कि आपको रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा। मतलब जो 94% पॉपुलेशन है इस प्रोजेनी का वो कम्प्लीटली पेरेंटल देखने को मिल रहा है एंड बस 6% ही यहाँ पे आपको रिकम्बिनेंट देखने को मिल रहा है। ये शो कर रहा है कि जो जीन है ये दोनों इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, मतलब इन दोनों में थोड़ा सा गैप है जिसके वजह से कि क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ये दोनों जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकें और हमें 25% ईच होने का चांस दे सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एक और कंप्लीट लिंकेज का हाइपोथेसिस है जो कि इस डायग्राम से आपको कंप्लीट लिंकेज और अच्छे से समझ में आएगा। एक यहाँ पे येलो और राउंड कलर का सीड लिया गया है, दूसरा यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल कलर का सीड लिया गया है और इनका फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है ये भी जो है आपको यहाँ पे 2 जीन जो लिया गया है कैपिटल Y एंड कैपिटल R या फिर स्मॉल y एंड स्मॉल r, ये दोनों जीन आपको कम्प्लीटली लिंक्ड नज़र आ रहे हैं। मतलब ये जहाँ जाएंगे साथ साथ ही जाएंगे। इसी वजह से जब ये कंबाइन हो जाते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद न्यू F1 जनरेशन बन जाता है, तब भी ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, इसी तरह के रहते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हमें कोई रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगा। एक गैमेट के पास हमें मिलेगा कैपिटल Y कैपिटल R एंड दूसरे गैमेट के पास हमें मिल जाएगा स्मॉल y एंड स्मॉल r। मतलब एग्जैक्टली वही कम्बिनेशन हमें अगेन देखने को मिलेगा। सो इस केस में जो प्रोजेनी F2 जनरेशन में हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं कि 3 प्रोजेनी एग्जैक्ट सेम नज़र आ रहा है। मतलब सारे चारों प्रोजेनी आपको सेम नज़र आएंगे। जैसा पेरेंट में था कैपिटल Y के साथ कैपिटल R का कम्बिनेशन, एग्जैक्टली वही कम्बिनेशन हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है एंड स्मॉल y के साथ स्मॉल r कम्बिनेशन था, एग्जैक्ट सेम कम्बिनेशन यहाँ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लिंकेज का फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है कंप्लीट लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितना % लिंकेज हो रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंटल कम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एंड रिकम्बिनेंट जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। सो अगर हम रिलेशन के बारे में बात करें लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन का, तो इनमें एक रिलेशन होता है इन्वर्स रिलेशन। मतलब जहाँ लिंकेज ज़्यादा होगा, जहाँ लिंकेज ज़्यादा होगा वहाँ डेफिनेटली रिकम्बिनेशन कम हो रहा होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक क्रोमोसोम में जब दोनों जीन काफ़ी पास हो जाते हैं तब ये लिंक्ड जीन कहलाते हैं। मतलब इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस जितना ही कम होता हुआ चला जाएगा, इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं ये भी आपको कम नज़र आएंगे।
और जितना कम क्रॉसिंग ओवर होगा रिकम्बिनेशन भी आपको उतना ही कम नज़र आएगा। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिंकेज क्या होता है, रिकम्बिनेशन क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। इन तीनों में डिफरेंस होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।